हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसको हम एनईपी 2020 भी बोलते हैं। सबसे लेटेस्ट जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 की ही है। और ये शिक्षा नीति हर साल नहीं आती है, वो 10-15 साल में कभी एक बार नई शिक्षा नीति बनाई जाती है। और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने परिचय के बारे में देखा था कि क्या इसका परिचय है, और बहुत डिटेल में जाना था। काफी सारी चीजें हमने देख ली थी। अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसकी मेरी चैनल को ओपन कर कर वीडियोस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर भी देख सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो तब तक हो सकता है मैंने प्लेलिस्ट बना दी हो, तो आप इस वीडियो इससे पहले वाली वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है प्लेलिस्ट का, आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये जो एनईपी है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, आप उस पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जान ली थी। हम सिद्धांत देख रहे थे नई शिक्षा नीति के, क्या कौन से सिद्धांत है, मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एनसीएफ पढ़ाना चाहती थी पहले, लेकिन जब मैंने एनसीएफ पढ़कर देखा तो उसमें सारी जगह ये दे रखा था कि एनईपी से ये सारे सूत्र लिए गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले एनसीएफ से पहले हम एनईपी करते हैं, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति करते हैं, क्योंकि जहां से सूत्र लिए गए हैं, ठीक है, मतलब पूरा की पूरा जो एनसीएफ है आपका, वो आपका इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर ही आधारित है। तो अगर आपने ये ठीक से कर लिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ठीक से कर ली, तो आपका वो बहुत आराम से हो जाएगा एनसीएफ। ठीक है, उसमें फिर ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 4-5 दिन लगेंगे, उसमें ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 5-6 दिन इसमें लगेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप डेली अगर आधा आधा घंटे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत अच्छे से जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। सभी पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, जो भी जिस भी पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, उन हमें सब पर इक्वल ध्यान देना है, सब पर हमें बराबर ध्यान देना है। हमें याद रखना है विविधताओं के बारे में, कि जैसे हमारी क्लास में कुछ बच्चे आएंगे वो दूसरी भाषा बोलते होंगे, कुछ बच्चे दूसरी भाषा बोलते होंगे, है ना। और हमें स्थानीय परिवेश का भी ध्यान रखना है कि वो किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा, उनकी बोलचाल कैसी, ये सब चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसी के आधार पर हमें उनको शिक्षा देनी है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है कि सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन, यानी कि वही ऊपर वाली चीज कि हमें विविधताओं के साथ साथ हमें उनको समान रूप से देखना है, समान रूप से उनको शिक्षा देने की कोशिश करनी है। समावेशन यानी कि किसी भी पृष्ठभूमि से बच्चा आ रहा है, गरीब है अमीर है जैसा भी है, तो हमें उसमें क्या है, तालमेल बैठाना है कि पूरी क्लास एक जगह एक साथ बैठकर पढ़ सके। साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच तथा समर्थ के दायरे में रखना, यानी कि हर बच्चा पढ़ सके। इसलिए क्या करा जा रहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनमें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि सभी की पहुंच तक शिक्षा हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफलता हासिल कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में, स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से है। यानी कि जो उच्चतर माध्यम में जो भी सब्जेक्ट है या उसके चैप्टर है, उनका जो तालमेल है वो कहाँ से बिठाना है, हमें प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही बिठाना है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो पाठ्यक्रम है वो इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि उस कोई भी नॉलेज हम दे रहे हैं, जैसे पृथ्वी के बारे में हम कोई नॉलेज दे रहे हैं ज्योग्राफी में, ठीक है, तो थोड़ा सा हमने उसको 6 में पढ़ा दिया पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी गोल है, ऐसे घूमती है, वैसे परिभ्रमण करती है, घूर्णन करती है, थोड़ा सा हमने 6 में बता दिया, फिर थोड़ा सा हमने 7th में बता दिया, फिर थोड़ा सा उसी का आगे हमने 8th में बता दिया, फिर 9th में बता दिया, 12th में बता दिया। तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी जो बुक है वो इसी तरह से डिजाइन की गई है। ठीक है, इसी तरह से उसमें चैप्टर है कि थोड़ा थोड़ा हर क्लास में आपको आगे लेवल बढ़ता चला जाएगा, एक ही चीज है उसको आगे आगे बढ़ाता चले जाएंगे ये लोग। तो उसी तरह से बनाया गया है, और इन्होंने बोला है कि इस तरह से हमें पाठ्यक्रम बनाना है कि जो चीज हमें उच्चतर शिक्षा में पढ़ानी है, उच्चतर शिक्षा के स्तर पर हमें पढ़ानी है, वो चीज हमें कहाँ से लेके स्टार्ट करनी है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल या शिक्षा से ही हमें प्रारंभ करनी है। यानी कि जो सब्जेक्ट हमें आगे जाके बच्चों को पढ़ाने हैं, जैसे 9th में या 11th क्लास में जो आप चूज करते थे सब्जेक्टों को, वो ये कहना चाह रहे हैं, एनईपी ये कहना चाहती है कि उन चीजों को आप बाल्यावस्था से ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा सिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाना। शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनाना,
इसमें ये आगे कह रहे हैं कि उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यवसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति, यानी कि शिक्षक जो होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड होने चाहिए। अब देखो इस चीज की तो हमारे देश में कमी नहीं है, एक से एक ट्रेंड बच्चा और एक से एक प्रतिभाशाली जो शिक्षक हैं वो लाइन में लगे हुए हैं कि उनको एक बार पढ़ाने का मौका दिया जाए, है ना। तो इस चीज की तो कमी है नहीं, बाकी भर्तियां होती नहीं है तो फिर क्या किया जाए। नेक्स्ट है इसमें निरंतर व्यवसायिक विकास। तो इस तरह से भी हमें देखना है कि निरंतर व्यवसाय का विकास भी हो और सकारात्मक कार्य वातावरण, यानी कि वातावरण इस तरह का बनाया जाए कि शिक्षक को भी इसमें इंटरेस्ट आए पढ़ाने में। और सेवा की स्थिति, यानी कि शिक्षक केवल वेतन के लिए जॉब ना करे, शिक्षक किसके लिए करे, सेवा भाव से जॉब करे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षा प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का लेकिन प्रभावी नियमित ढांचा, साथ ही स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार और आउट ऑफ द बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना। यानी कि इनके कहने इस जो मैंने 4-5 लाइन पढ़ी है, इनका मतलब ये है कि शिक्षा को कैसा बनाना चाहिए, अखंड, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से कोरिलेट करके, यानी कि बच्चा इंटरेस्ट ले उसमें। साथ ही हमें क्या बनाना चाहिए, सिलेबस को हल्का बनाना चाहिए और प्रभावशाली ज्यादा। जैसे कि अभी एनसीईआरटी जो बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स काटे गए हैं, क्यों काटे गए, ताकि सिलेबस को बहुत हल्का बनाया जा सके और प्रभावी बनाया जा सके, ठीक है। सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि उसमें सुशासन हो, ठीक है, सशक्तिकरण हो, यानी कि बच्चा थोड़ा पढ़े लेकिन अच्छा पढ़े और उसको पूरा ज्ञान हो जाए जिस भी चीज को वो पढ़ रहा है, ठीक है। ये जो एक चीज इन्होंने बोली है, कई बार ये क्वेश्चन में या आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगी, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, यानी कि एक छोटी सी जो लिमिट, जो हमने दायरा तय कर रखा है कि हमें बस इतना पढ़ाना है, उस दायरे से हमें निकलना है, ठीक है। बच्चे को हमें कैसा पढ़ाना है, ब्रॉड, बड़ा पढ़ाना है, बच्चे को इस तरह से पढ़ाना है कि उसका माइंड जो है वो पूरी तरह से खुल जाए, है ना, उसकी सोचने की समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाए। ना कि बच्चा पूरे दिन प्रेशर में रहे कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, टीचर प्रेशर में है कि भाई सिलेबस को आगे बढ़ाओ, सिलेबस कंप्लीट करना है। इसलिए इन्होंने क्या किया है, हल्का और प्रभावी ढांचा बनाया है जो पाठ्यक्रम है उसका। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो पिछली जो एनसीईआरटी थी, जो पहले एनसीईआरटी थी, उसमें लगभग 10 चैप्टर थे, वो बाद में उन्होंने 8 कर दिए और अभी हाल फिलहाल में बस उन्होंने 4 चैप्टर करे हैं हिस्ट्री के, ठीक है। ऐसे ही 3-4 चैप्टर उन्होंने ज्योग्राफी की करे हैं। तो पहले सिलेबस वाकई बहुत ज्यादा था बच्चों के हिसाब से, लेकिन अभी क्या है, अभी उन्होंने हल्का कर दिया है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी कि जो सीरीज वाइज पढ़ाए जाएंगे, जो 6 में भी आ रहा है उनका, थोड़ा 7th में, थोड़ा 8 में, इस तरह से जो आ रहा है, उन्होंने उन्हीं चैप्टरों को जो छोटी क्लासेस है उसमें रखा है। तो ये जो सारी एनसीईआरटी में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, 2022-23 में जो चेंजेस आए हैं एनसीईआरटी में, जो चेंज हो गई है, उसका मेन कारण यही है, ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसके अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज करा है कि जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे थे, 4-5 सब्जेक्ट, उन्होंने कहा है कि उसके साथ साथ उनको अदर एक्टिविटी भी सिखाई जाए, ताकि बच्चों का जो दिमाग है वो खुल जाए, ठीक है, वो बाहर की दुनिया से भी रिलेट कर पाए, केवल किताबों में ही ना वो घुसे रहे, ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोला गया है, इसी चीज को बोला गया है आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, यानी कि जो सिलेबस है उसमें और ज्यादा चीजें ऐड करी जानी चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है, जिससे बच्चा अच्छे से सीख सके। नेक्स्ट है इसमें उत्कृष्ट स्तर का शोध, और इसमें लगातार निरंतर शोध होते रहना चाहिए, ठीक है, शोध होते रहना चाहिए कि कौन सा कंटेंट बच्चों को दिया जाए और बच्चे किस कंटेंट को कितनी सरलता से हम बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो मुहैया करानी चाहिए, जैसे मैप वगैरह है, ग्लोब है, या फिर कुछ ऑडियो विजुअल चीजें। तो इस तरह से नई नई चीजें बच्चों को देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से सीख सके, ठीक है। अब देखो हमारे जमाने में ये सब नहीं चलता था, हमारे जमाने में क्या करती थी मैम, जब हम पढ़ते थे तो मैम ने रीड कर दिया, हमने सुन लिया। कई बार मैडम रीड करने को भी हमें ही दे दिया करती थी। इतिहास में और राजनीति शास्त्र में तो अक्सर मैडम ऐसे ही किया करती थी। लेकिन अभी अगर आप मेरे चैनल को खोलकर देखोगे, मैंने 6 से और 10 तक की एनसीईआरटी बहुत डिटेल में करा रही हूँ, तो आप उसमें देखेंगे कि एक एक चीज को इतने अच्छे से क्लियर करा है, चाहे आप 6 क्लास में है, चाहे आप 10th क्लास में है, ठीक है। और या फिर आप एसएससी की या टीजीटी पीजीटी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे फील नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको ऐसे फील नहीं होगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा पढ़ा रखा है, इसको हम हमारे लेवल का नहीं है। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आप 12 साल के हैं, चाहे आप 22 साल के हैं, ठीक है,
मैंने इस तरह से सिलेबस को बांधा है, इस तरह से आपको कंटेंट दिया है कि आपको बोरियत फील नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, और आपको मजा आएगा पढ़ने में। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, मेरा चैनल ओपन कर दिया तो प्लीज देखिएगा। मैंने 6 से और 10 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी को काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, और ज्यादा नई नई चीजें लेके आ रही हूँ। टेक्नोलॉजी थोड़ी थोड़ी डेवलप कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे मैं थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी सीख रही हूँ, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। और ज्योग्राफी तो पूरा की पूरा मैंने मैप से ही कराया है। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसको मैं भी फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है? भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना, यानी कि शिक्षा नीति किस तरह की होनी चाहिए जो हमें भारतीय होने पर गर्व करें हम। ठीक है, बच्चों को इस तरह की चीजें सिखाई जानी चाहिए कि उनको गर्व हो कि हम भारतीय हैं, और वो अपने देश के लिए जिए, अपने देश के लिए कुछ करें। केवल उन्हें अपने लिए नहीं पढ़ना है, केवल उन्हें अपने लिए कुछ अलग नहीं करना है, उन्हें क्या करना है, पूरे देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपनी शिक्षा नीति लेके चलनी है। आगे इसमें कहा जा रहा है, और जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणाली और परंपराओं को शामिल करना, और उससे प्रेरणा पाना। यानी कि जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो सिलेबस है, वो इस हिसाब से होना चाहिए कि उसमें बीच बीच में ये चीजें दी हुई होनी चाहिए। यानी कि हमारा प्राचीन इतिहास, हमारी आधुनिक संस्कृति भी उसमें होनी चाहिए, और हमारी ज्ञान प्रणाली भी, और हमारी जो परंपराएं उनको भी हमें शामिल करना चाहिए उनमें। ठीक है, अभी जो नया कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें मैंने देखा है कि उसमें क्या शामिल किया जा रहा है। उसमें रामायण के कुछ पार्ट, ठीक है, उसमें कुछ महाभारत की चीजें दिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही है। देखिए, पुराना जो हमारा सिलेबस है, उसमें जो कहानियां हैं, जो स्टोरी बुक है, वो किस चीज पर आधारित थी? वो आधारित थी सारी की सारी जो यूरोप में चल रहा है। ठीक है, यूरोप के इतिहास पर आधारित थी, अंग्रेजों के इतिहास पर। हम टॉम की कहानी पढ़ रहे हैं कि टॉम की मम्मी ने टॉम के साथ क्या किया, ठीक है, टॉम ने क्या क्या चीजें सीखी। ज्यादातर कहानियों में जो जितनी भी कहानियां हैं पुरानी, वो सारी की सारी अंग्रेजों पर आधारित है। तो हम अपने देश में अपने बच्चों को, भारत के बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं कि इंग्लैंड के बच्चे ने क्या किया, क्या नहीं किया? हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बता सकते कि भगवान राम ने किस तरह से अपनी शिक्षा प्राप्त करी? ठीक है, हम ये क्यों नहीं बता सकते कि महाराज भरत ने किस तरह से त्याग किया? हम क्यों नहीं बता सकते कि मर्यादा पुरुषोत्तम ने किस तरह से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया? हम क्यों नहीं बता सकते अपने बच्चों को कि श्रवण ने अपने माता पिता की किस तरह से सेवा करी? तो अगर हमें स्टोरी ही पढ़ानी है, तो हम अपने भारत की पढ़ाए ना, अपने भारत की कहानियों को पढ़ाए ना। हम क्यों पढ़ा रहे हैं कि टॉम ने क्या किया? हम क्यों पढ़ा रहे हैं कि जेम्स बॉन्ड की मम्मी ने उसको क्या सिखाया? ठीक है, हम क्यों पढ़ा रहे हैं उनकी कहानियों को? हम क्यों पढ़ा रहे हैं पेटर पैन को? हमें पढ़ाना चाहिए ना कि जो रानी कुंती थी, उन्होंने किस तरह से अपने चारों बच्चों में प्यार की भावना, ये सारी चीजें जगा कर रखी थी। हम क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं कि अर्जुन के लिए पहले जो उनके एक तरह से सौतेले भाई थे, नकुल और सहदेव, वो थे पहले। ठीक है, वो उनको ज्यादा मानते थे। ऐसा नहीं है कि वो मतलब जो कुंती से पैदा थे उनको ही ज्यादा वो मान रहे हैं, और जो सौतेला है उसको नहीं मान रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ाना चाहिए इतिहास में? हमें पढ़ाना चाहिए वीर शिवाजी को, हमें अपने वीर शिवाजी की कहानियों को पढ़ाना चाहिए, हमें महाराणा प्रताप पढ़ाना चाहिए। हम क्यों पढ़ा रहे हैं दूसरे देश के इतिहास को? तो यही चीज इसमें बोला गया है कि हमें क्या करना है, अपना प्राचीन इतिहास पढ़ाना है बच्चों को, ताकि बच्चों में देश की भावना जागृत हो। ठीक है, बच्चे अपने देश के लिए लड़े मरे। अब देखिए, भविष्य में कुछ भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आए, जब कोई देश में प्रॉब्लम आए, तो देश के नागरिक अपने देश के साथ खड़े हों। अभी हाल फिलहाल में एक युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का युद्ध। ठीक है, यूक्रेन का युद्ध में जो चल रहा है, तो उसमें क्या हुआ, जो विदेश में यूक्रेन का नहीं, इसराइल का। ठीक है, जो इसराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसराइल के युद्ध में जो विदेश में इसराइल के लोग जो जॉब कर रहे थे, वो सारे वहां से जॉब छोड़ छोड़कर अपने देश लौटे। उनसे पूछा कि भाई तुम अपने देश क्यों जा रहे हो, क्योंकि इसराइल में तो लड़ाई चल रही है। तो उन्होंने कहा कि अब टाइम आया है अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करने का। ठीक है, उन्होंने मतलब इंग्लिश में बोला था, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि हम अपने देश के लिए लड़ने जा रहे हैं। तो ये सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब अपनी जॉब वॉब छोड़कर विदेश में इतना अच्छा उनका चल रहा है। ठीक है, कहीं भी बाहर वो जॉब कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो अपने देश के लिए जा रहे हैं, इसराइल के लिए लड़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ वहां से छोड़कर इसराइल वापस हुए हैं, और अभी लगभग 1 साल होने आ रहा है इसराइल की युद्ध में है इसराइल।
तो इस तरह से हमें भावना रखनी है कि चाहे हमारे देश के बच्चे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, और अगर हमारे देश पर कोई भी आपदा आती है तो वो हमारे देश के लिए खड़े रहें, भारत के लिए खड़े रहें। तो ये कब होगा? जब हम बचपन से ही बच्चों को ये सिखाएंगे कि देश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस रणभूमि के लिए, इस भारत के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने कितनी कुर्बानी दी है, ठीक है, तात्या टोपे ने कितनी कुर्बानी दी है, बहुत सारे अनगिनत करेक्टर हैं हमारे पास, अनगिनत कहानियां हैं हमारे पास। तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं दूसरों का इतिहास? तो यही चीज जो है ये अब के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, आज के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है। 2020 के बाद जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उसमें जो चीजें ऐड करी जा रही हैं वो हमारी प्राचीन संस्कृतियों को लेकर ऐड करी जा रही है, ना कि अंग्रेजों का साहित्य हमें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अंग्रेजों के साहित्य को हम हटा रहे हैं, मुगलों के साहित्य को हम हटा रहे हैं, ठीक है, और जो भारत के मूल का जो साहित्य है उसको पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसमें क्या कहा जा रहा है, शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। यानी कि वही चीज मैंने आपको ऊपर भी बताई थी कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हर बच्चे की पहुंच शिक्षा पर होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा को हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों में रखा गया है, आर्टिकल 21A में रखा गया है। उसमें रखा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चे की जो शिक्षा है वो बिल्कुल और बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, और 6 से 14 साल के जो बच्चे की शिक्षा है वो ना केवल सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि वो अभिभावक की भी जिम्मेदारी है, मतलब बच्चों के माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों से किसी भी फैक्ट्री में या कहीं भी इधर उधर काम ना कराएं या फिर उसको घर पर ना बैठाएं, वो इसको स्कूल भेजें, ठीक है। ये पहले कितने एज से कितने एज तक था? ये था पहले निःशुल्क 6 से 14 साल की उम्र के लिए। लेकिन अभी इन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अच्छे से अच्छे नागरिक तैयार करने के लिए भारत के, अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने किया है 13 से 18 साल की उम्र तक के लिए। कितनी उम्र के लिए? 13 से 18 साल तक की उम्र के लिए ये इन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कर दी है। माफ कीजिए, शायद मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको ये 16 बता दिया था, 3 से 16 वर्ष, तो 3 से 16 नहीं है, 3 से 18 वर्ष के लिए है। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे सीरीज में। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी निजी और सामुदायिक भागीदारियों को प्रोत्साहन और सुविधा। यानी कि एक मजबूत शिक्षा प्रणाली हमारी होनी चाहिए, इस पर हमें जोर देना है, और जो सामुदायिक भागीदारी है उसको प्रोत्साहन करना है, ठीक है। और जो निजी और कुछ एनजीओ हैं या कुछ निजी स्कूल हैं उनको भी अपनी गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा, ठीक है, और बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने पर जोर देना है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इस नीति का विजन, यानी कि इस नीति का दृष्टिकोण क्या है। ये नीति जो है, जो 2020 में जो तैयार की गई है नई शिक्षा नीति, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, या जो भी उद्देश्य है वो हम देखते हैं। विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं विजन और हिंदी में बोलते हैं दृष्टिकोण, ठीक है। तो इस शिक्षा नीति का दृष्टिकोण क्या है वो हम देख रहे हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल से विकसित शिक्षा प्रणाली है, मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है। वही चीज मैंने अभी आपको बताई कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं कि जो भारत का इतिहास है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कि जो यूरोप का इतिहास है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है। जो हम न्यूटन के नियम पढ़ा रहे हैं वही हम आर्यभट्ट के नियम भी तो पढ़ा सकते हैं। आर्यभट्ट तो बहुत ही कमाल के एक खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, ठीक है। हम धन्वंतरी भी तो पढ़ा सकते हैं। तो हमें अपना इतिहास पढ़ाना है ताकि बच्चों में एक भारत की भावना भी रहे, मतलब देशभक्ति की भी भावना रहे, और वो चीजों को अच्छे से सीखे, ठीक है। जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करा के और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवित न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। यानी कि जब हमारा इतिहास, ठीक है, जब हम खुद पढ़ेंगे और उसको हम बाहर लेके जाएंगे तो दुनिया जान सकेगी कि भारत पहले से ही कितना ज्यादा महान था, भारत के लोग पहले से ही कितने ज्यादा ज्ञानी थे, ठीक है। तभी वो विश्व में एक महान शक्ति बनकर उभरेगा, ठीक है। और जो आजकल चल रहा है, भारत एक विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इस समय हमें भी अपना योगदान देना है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है नीति में परिकल्पित है कि, मतलब नीति में ये कल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा विधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों
और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिकों की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करे। यानी कि हमारे मौलिक दायित्व हैं, ठीक है, वो आपने पढ़े होंगे मौलिक दायित्व। अगर आपने संविधान को पढ़ा है तो जैसे मौलिक कर्तव्य है, उनको यहाँ पर मौलिक दायित्व भी बोला गया है। मौलिक कर्तव्य मान लो या मौलिक दायित्व मान लो, एक ही बात है, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है वो हमारा संविधान हमें देता है, यानी कि हमारा देश हमें वो अधिकार देता है कि हमें स्वतंत्रता का और समानता का ये सारे अधिकार हैं, ठीक है। ये शोषण के विरुद्ध अब याचिका दायर करना, ये सारे जो है हमें अधिकार मिले हुए हैं। अब साथ में हमें भी तो देश के लिए कुछ करना चाहिए ना। अधिकार मिल जाएंगे तो हमारे कुछ दायित्व भी तो होने चाहिए ना। तो उसी तरह से हमारे कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं। दायित्व ये है कि हमें निरंतर अपने देश के लिए कुछ अच्छा करते रहना है। जो कोई भी टैलेंट हमारे अंदर है उन्हें अपने देश के साथ साझा करना है। ऐसा नहीं है कि उस टैलेंट को हम विदेश में जाके बेच दें। ये हमारे मौलिक दायित्व है, ठीक है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो हमारी पाठ्यचर्या है, वो किस तरह से होनी चाहिए? मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य, जो संविधान में मूल्य लिखे गए हैं उनके साथ देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिकों की भूमिका और उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करें। यानी कि हर नागरिक, हर बच्चा ये समझे कि उसकी क्या ड्यूटी है देश के प्रति। अगर हर बच्चा ये समझे कि उसकी देश के प्रति क्या ड्यूटी है तो हमारे देश में करप्शन नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्योंकि भ्रष्टाचार करना एक तरह से क्या है, आप टैक्स बचा रहे हो, क्या कर रहे हो? देश के साथ गद्दारी कर रहे हो ना। आप घूस ले रहे हो, क्या कर रहे हो? देश के साथ गद्दारी कर रहे हो ना। किसी नागरिक का जो डिजर्व करता है उस जॉब को या उस चीज को, आप उसके बदले में घूस लेके किसी दूसरे को दे रहे हो। तो ये क्या है? देश के साथ गद्दारी है ना। अगर बच्चे जागरूक रहेंगे देश के प्रति, ठीक है, देश की भावना रहेगी, तो ये सारी चीजें अपना आप ही कम होती चली जाएंगी। और धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा नहीं है नहीं हो रही है, हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचारों में, व्यवहारिक बुद्धि और कार्यों में भी, और साथ ही ज्ञान कौशल मूल्य और सोच में भी होना चाहिए। ठीक है, वही चीज मैंने आपको आगे पहले बताई कि अगर बच्चों में देश की भावना होगी तो वो कभी देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि हमें भारतीय होने पर गर्व है, एक अच्छी सी पोस्ट डाल दी कि हम भारतीय हैं, स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराते हुए अपनी वीडियो बना ली और पोस्ट कर दी कि हम भारतीय हैं और ये है, मतलब थोड़ा बहुत ढोंग दिखा दिया, ये नहीं। जबकि हम भारतीय हैं, हम दिल से ये बात मानते हैं और अपने भारत के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, टैक्स की चोरी नहीं करेंगे हम, ठीक है, हम घूस नहीं लेंगे क्योंकि हम भारतीय हैं। हम अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जैसे अभी हाल फिलहाल में नीट में देखने को मिला, क्या हुआ कि वहां कुछ लोगों ने पैसे लिए और उस पेपर को आउट करा दिया। ठीक है, अब उससे क्या होगा? बिल्कुल बेकार बच्चे भी डॉक्टर बन जाएंगे और ये बहुत अच्छे बच्चे जो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं भारत के प्रति जो प्यार था वो कम होने लगेगा कि यार हम देश के लिए कितना अच्छा बनना चाहते थे, डॉक्टर बन के दूसरों की सेवा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ पैसे लिए और पैसे लेके जो बिल्कुल बेकार बच्चे थे जिनको कुछ नहीं आता था उनकी भर्ती हो गई। तो ये जो चीज है, जो भी लोग इस तरह की घूस ले लेके काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके अंदर देश प्रेम की भावना होती तो वो ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, वो ऐसे लोग कौन करेंगे? ऐसे लोग देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक तरह से देशद्रोही हैं जो घूस ले रहे हैं, पेपर आउट करा रहे हैं, है ना, रिजल्ट में नंबर बढ़ा रहे हैं। वो कौन है? वो देशद्रोही है एक तरह से, है ना, वो देश का बुरा कर रहे हैं। तो अगर उन्होंने इस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ा होता, देश के गर्व से भरा हुआ पाठ्यक्रम पढ़ा होता, तो वो इस तरह की चीजें कभी नहीं करते। ठीक है, तो बिल्कुल जो जो सीट जिस बच्चे को डिजर्व करती है वो उस सीट पर ही उस बच्चे की भर्ती करती है ना। तो ये चीज ऐसा नहीं है कि केवल आपको वीडियो में, फोटो में ये चीज दिखाने की जरूरत है कि आप भारतीय हैं, बल्कि आपको पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो मानव अधिकारों, स्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। ठीक है, वही चीज मैंने आपको ऊपर बताई है, क्या बोला है कि स्थायी विकास, जीवन यापन और वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हों। ठीक है, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें। वो अच्छे नागरिक कब बन सकेंगे? जब उनके अंदर देश प्रेम की भावना होगी। तो वो सारे जो जितने भी नियम कानून है उन सबको फॉलो करेंगे, अपने देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, सच्चे रहेंगे और अपने देश
की तरक्की के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो ये इसका जो शिक्षा नीति है, ये इसका विजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रीड कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं इसकी लिंक डाल दूंगी, पीडीएफ की लिंक डाल दूंगी, पूरी पीडीएफ ही डाल दूंगी, तो आप वहां से क्लिक करके इसको देख लेना। सॉरी, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। और आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम। ठीक है, तो जीके एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, और जो चीज इंपॉर्टेंट है केवल वही पढ़ाई जा रही है, सारी सारी चीजों का रट्टा मैं नहीं लगवाऊंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा में हम देखेंगे प्री प्राइमरी से और 12th क्लास तक। ठीक है, यानी कि नर्सरी क्लास से और 12th क्लास तक किस तरह से गठन किया है, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपको दिख रही होंगी, इस तरह से मैं ये बहुत डिटेल में हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। जो भी कमी वीडियो में रह गई है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उन कमियों को सुधारने की कोशिश करूंगी और अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और जो भी फ्रेंड आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।